1 फरवरी 2026 को जो यूनियन बजट आया है उसमें डिफेंस को क्या 21,000 करोड़ के आसपास जो है डिफेंस R&D को दिया गया है। और वो मेरा मुद्दा जो है वो वेटरन्स को क्या मिला क्या। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2026 को जो यूनियन बजट आया है उसमें डिफेंस को क्या मिला है उसके ऊपर। और आज के हमारे पैनलिस्ट हैं एयर वेटरन ग्रुप कैप्टन SP सिंह साहब और नेवल वेटरन कमांडर सुधीर कुमार जी। आप दोनों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी आप बताया, आज हम बजट पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट में डिफेंस को क्या मिला। तो मैं चाहूँगा पहले आप शुरुआत करें। देखिए, डिफेंस का जो बजट है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से बजट में इंक्रीमेंट किया गया है वो करीब 15% के आसपास टोटल बजट में। इस बार जो किया है वो 7.84 लाख करोड़ किया है। लेकिन यदि आप उसको देखें रेवेन्यू में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिर पेंशन में और इस तरीके से फिर ऑपरेशंस में यदि उसको डिवाइड करें तो जो हमारा कैपिटल आउटले है नए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, नई चीज़ें खरीदने के लिए, उसमें 2.1 लाख करोड़ जो है ना वो सिर्फ उसको खरीदने के लिए, और उसमें 70% जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो टोटल एक तरीके से जो है हमारा कैपिटल आउटले में वो 22% के करीब जो है ना वो इंक्रीमेंट है। तो इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हमारी मल्टीप्लायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है जो हमने ऑप सिंदूर में देखी कि हमारी काइनेटिक और प्रिसीजन जो स्ट्राइक्स है उनको और आगे ले जाने के लिए उनको AI का इंटरवेंशन इंटीग्रेशन में किस तरीके से होना चाहिए, हमारे IA CCS में किस तरीके से होना चाहिए, जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम में जो है ना इंटीग्रेशन के लिए। और सबसे बड़ा एक कंपोनेंट लेके आए हैं जिसमें 21,000 करोड़ के आसपास जो है वो R&D डिफेंस R&D को दिया गया है अलग से डिफेंस के प्रोविजन में। तो ये चीज़ें हमारी मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ को वो इंडियन नेवी की हो, हमारे इंडियन नेवी के नए प्लेटफॉर्म्स हों, जैसे हमारी सबमरीन है या हमारे स्टेल्थ शिप्स है, कन्वेंशनल सबमरीन से, AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से चलने वाली वो हम जर्मनी के साथ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम 114 जो है ना तेजस, वो 114 राफेल जो है ना हम वहाँ से खरीद रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना एक हम प्रोविजन कर पाए हैं। ये नहीं कि इसी साल में हम खरीदें। इसी तरीके से लास्ट ईयर भी बढ़त हुई थी, इस बार हुई है, और इसी तरह से आगे 5, 7, 10 साल यदि चलती रहेगी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के, तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। ठीक है सर, मैं सर आपके पास आना चाहूँगा। इस बजट से वेटरन्स को क्या मिला? देखिए, जहाँ तक वेटरन्स जिसमें कि सर्विसेज के तीनों आर्म्स मौजूद हैं, जैसा कि हमारे जानकारी में आया है कि करीब 45% इंक्रीज़ हुआ है ECHS के बजट में। और पिछले कुछ दिनों में ये भी चर्चाएं होती रही थी कि ECHS के बजट रिस्ट्रिक्टेड हैं, वेटरन्स को स्पेशल हेल्थ केयर में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उन्होंने ECHS पैनल से निकल गए थे क्योंकि उनके बिल के पेमेंट्स वगैरह पेंडिंग थे। और उसके साथ साथ एक और दूसरी समस्या ये आ रही थी कि जो ECHS सेंटर्स हैं उनकी बहुतायत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड हैं। और हमारे जो वेटरन्स हैं वो देश के कोने कोने में बसे हुए हैं क्योंकि वो अपने मूल निवास को नहीं छोड़ना चाहते। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उनको 300 रुपये की अगर दवाई लेनी है तो 500 रुपये का उनका किराया और पेट्रोल में जो है वो खर्च हो रहा है। So I am sure with this increase in budget, there are few more ECHS centers also coming up, and that will help the veterans in a big way.
जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। पिछले कुछ समय में रीइंबर्स के पैसे भी नहीं मिल रहे थे, इस तरह की समस्याएं आ रही थी। और अभी कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, हम इस वक्त उस पर डिस्कस नहीं। वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, आई मस्ट से। जी, हम इस वक्त कैग रिपोर्ट पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा कर्नल रोहित चौधरी, उन्होंने सेव ECHS करके मुहिम भी चलाई थी और चारों तरफ से ECHS की ये शिकायतें आ रही थी कि वेटरन्स के पैसे क्लेम नहीं हो रहे हैं, जाते हैं तो मेडिसिन एने मिलती है, खरीदते हैं तो उनका 6-6 महीने तक रीइंबर्समेंट नहीं होता है। लेकिन अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतना बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 साल की तुलना में देखें तो जैसा कि रिपोर्ट आ रही है 300% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए, यदि आप एक बेस लाइन लें, यदि गवर्नमेंट के बीच में देखना चाहें तो 2,20,000 करोड़ होता है 2014-2015 फाइनेंशियल ईयर में ले रहा हूँ। 2025-26 में देखें, पिछले साल भी इंक्रीमेंट हुआ, तो यू आर राइट 300% विद इन 5 ईयर्स। वो हमारा डिफेंस बजट का। और इस डिफेंस बजट की क्यों ज़रूरत है? आपने देखा होगा कि ये यूका वर्ल्ड है, जैसे मैंने आजकल जो है ना अपहीवल्स एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं। और इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आज हमारे जो दुश्मन है एक तरीके से वो 2.5 फ्रंट जो होते थे वो 3.5 बन चुके हैं। और हमारी जो इकोनॉमी जिस तरीके से प्रोग्रेस ग्रोथ आगे हो रही है, जिस तरीके से आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत ही जल्दी 2027 फाइनेंशियल ईयर में ही हम लोग जो है ना वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो डिफेंस हमारी होनी चाहिए, तो मैंने बहुत पहले भी आर्टिकल लिखे हैं और बताया है इसमें कि डिफेंस की कैपेबिलिटी 2018 में मैंने बोला था कि वो 4 गुना ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो डबल हमारी हो चुकी हैं 2014 से अब तक, जो 300% इंक्रीमेंट बजट में हुआ है पिछले 5 सालों में। और अब मेरा मानना है कि इन कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा अब आज का बेस लगा के फाइनेंशियल ईयर 25-26 को बेस लगा के 2034 तक फिर डबल हमारी होनी चाहिए। और वो मेरा मुद्दा जो है वो वेटरन्स को क्या मिला? क्या अब उनको मेडिसिन मिलेंगी ECHS में? क्या जो वेटरन्स दूर दराज के इलाके में बैठे हैं वहाँ नए पॉली क्लिनिक खोलेंगे? जिस तरीके से 12,100 करोड़ रुपया जो ECHS में एलोकेट किया है, 45% का उसमें इंक्रीमेंट है। तो ये सारे इश्यूज जो है ना एड्रेस होने चाहिए और प्रायोरिटी में। और दूसरा जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि पिछली बार जितना भी डिफेंस का एलोकेशन किसी भी फंड में किसी भी आउटले में हुआ था उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में लगाया गया, स्पेंड किया गया। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि हमारी मिलिट्री विंग्स जो है ना इसका फ़ायदा उठाकर और वो सारी जगह जो है ना गवर्नमेंट जो है ना ECHS की फैसिलिटीज़ को जैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे जो जवान भाई और जो हमारे मिलिट्री पर्सनल है उन सबको ये सुविधाएं जो है ना आज जो है ना घर पे बैठे बैठे, ये डिजिटल का ज़माना है, कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। और आगे भी ECHS एक ऐसा है कि जब वो बुजुर्ग हो के उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा में, देश के लोगों की सुरक्षा में, हमारे बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए लगाई है, तो उनकी जो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नेशन की जिम्मेदारी बनती है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके प्रावधान और आगे करें वेटरन्स के लिए। सर क्या आपको लग रहा है कि ये जो बजट है ये पर्याप्त है? और जो कमियां थीं, जिस तरीके से ECHS के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल थे वो छोड़ रहे थे और पेशेंटों को एडमिशन करने में मना भी कर रहे थे। एक योगेश कालरा जी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उन्होंने एक दिन बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने गुड़गांव के एक हॉस्पिटल को कॉल किया था कि मैं कल दिखाना चाहता हूँ, लाइव टेलीकास्ट दिखाया था उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट, कि मैं कल दिखाना चाहता हूँ, क्या मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा? तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई कार्ड है? उन्होंने बताया कि मेरे पास ECHS कार्ड है। बोले कि 1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया, फिर उन्होंने पूछा क्या आपके पास कोई कार्ड है? बोला मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, कल आ जाइए। कल आ जाएगा।
तो क्या देखा उस था। तरह की जो समस्या हैं आपको हल होती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट क्रॉप्ड अप ओवरनाइट. दैट मीन्स देयर इज अ सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन और सिस्टमैटिक आप किसी चीज को ध्यान में नहीं रख पाए और उसका सॉल्यूशन भी सिस्टमैटिक तरीके से ही निकलेगा, ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. बट येस, वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट जो ECHS फेस कर रहा था, whether it is in terms of medicines, whether it is in terms of payment of bills, whether it is in terms of establishment of new centers, it primarily boils down to the budgetary allocation. So that has been done. एक एडिशनल सर ने जो बताया था डिफेंस बजट वाला बात है, एज ए एनालिस्ट if I look at this defense budget, they have increased the amount primarily because of two things. One, to give further impetus to our Make in India, because whatever we procure it from outside and make it in-house is about 1.5 to 2 times costlier initially, but in the long run we get it at a subsidized cost with the capability of in-house research and development, improvement and implementation, the way we have done it for IACCS. Now it comes कि नए रफाल के लिए जो खरीदे जा रहे हैं, क्यों खरीदे जा रहे हैं? क्या हमें बाहर से खरीदना अच्छा लगता है? नहीं. क्यों खरीदे जा रहे हैं? मजबूरी में खरीदे जा रहे हैं. हमारी इंटरनल एजेंसीज जो HAL प्राइमरीली, जिसने अभी तक किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं आने दिया एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात के साथ टाटा ने पहली 25 साल की कड़ी मुशक्क़त के साथ C295 का प्रोडक्शन टाटा के साथ शुरू हुआ है. और इसमें सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक कौन था? HAL. क्यों? कि मैं तो सबसे बड़ी कंपनी हूँ. अरे भाई, आप बड़ी कंपनी हैं. देयर इज अ सेइंग कि ये सब चीज़ बहुत महंगी है. भाई महंगी तो है, अगर वो मेरे काम की नहीं है तो उस महंगे का क्या फ़ायदा, अगर वो चीज़ मेरे काम की है. सर, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि HAL का ये जो एटीट्यूड था, उसके पीछे ये था कि एक तो जो बजट अलॉट होता था वो पहले ही उसको दे दिया जाता था. हमने एक बार पहले डिस्कस करा था, पहले दे दिया जाता था. दूसरा, उसका कोई कंपटीटर नहीं था. जैसे HAL है, HAL का जो है ना उसकी प्रोडक्शन लाइन यदि आप देखेंगे, MiG-29 जो मरीन वर्शन है, MiG-21 जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से जो है ना हम उसको उड़ाते हैं, या सुखोई 30 है, वो काफ़ी नंबर में जो है ना HAL ने बनाए हैं. अब ज़रूरत पड़ी हमारी तेजस के, उसके भी 40 जो है ना ऑलरेडी बने हैं. अब उनके पास में जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही बड़ी उनकी ऑर्डर बुक हो गई है. उसमें आप देखेंगे कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, फिर उसके बाद एम का के तो खैर अभी ऑर्डर नहीं है, पर तेजस MK1 और MK2 के भी उनके पास ऑर्डर्स थे. लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के अंदर खोल दिया गया है. 100% FDI है. आज ही ऐसा हुआ है कि एमका को बनाने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को ही, जिसमें HAL को बाहर रखा गया है, और 3 जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी अपनी बिड को जो है ना सबमिट करने जा रहे हैं, और उसमें फाइनलाइजेशन होगा कि प्राइवेट. दूसरा, हमें कावेरी इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उसको प्रोड्यूस करने के लिए. उसमें हमने 70,000-72,000 करोड़ का हमने ऑलरेडी सफरान के साथ में कांटेक्ट किया है. जो हमें इंजन, आज हमारी मजबूरी ये है कि क्यों ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है, HAL की गलती ना होके वो हुआ, क्योंकि GE 404 एंड 414, 404 जो है हमारे वो तेजस में लगने थे, मार्क 1 और मार्क 2 में लगने थे, और 414 जो है ना वो मार्क 2 में भी, और फिर भी उस सब्स्टिट्यूशन होना था हमारे एमका में, तो उसका डिले हुआ इंजन का. आज जो है ना हमारी 3rd लाइन जो है ना वो भी नासिक में शुरू हो गई है. तो HAL एंड प्राइवेट प्लेयर्स, और मैं तो ये कहूँगा एक कोलैबोरेटिव स्टेप अब होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में. और आप देखेंगे कि इंजन का भी GTRE ने, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी ROI जो है ना निकाल दिया टेंडर के लिए. वो प्राइवेट प्लेयर जो है ना इंजन को भी कौन प्रोड्यूस करेगा,
तो उसमें गोदरेज डिफेंस जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। टाटा डिफेंस जो है ना वो एयरक्राफ्ट के लिए आगे आएगी। बाबा कल्याणी जिसने ATG गन्स और जो है ना नौ व्हीकल माउंटेड गन्स बनाई है, अब वो भी जो है ना एयरक्राफ्ट बनाने के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपना कोलैबोरेशन जो है ना बाहर की कंपनी से करेंगे। तो ये एक गैप हुआ, क्योंकि MiG-21 को जैसे ही हमने एक तरीके से डीकमीशन किया और आगे जो है ना ये 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट था, अब हमने 3rd जनरेशन मिराज और जगुआर को अपग्रेड करके जो है ना 4th जनरेशन में लाए हैं, पर कल उनको भी हम डीकमीशन करेंगे। तो डेफिनेटली एक गैप हुआ है। हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन की है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इतना बड़ा फैसला 3,25,000 करोड़ का हमने जो है ना राफेल का किया, 26 जो है ना ऑलरेडी हमने मरीन के लिए किया है, राफेल हम खरीद रहे हैं। 36 जो 2 स्क्वाड्रन राफेल के हमारे पास में है, लेकिन उसके साथ साथ हम, क्योंकि राफेल का एक लिमिटेड रोल है मीडियम एडवांस स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के साथ भी, डीप स्ट्राइक और वेपन कैरिंग कैपेसिटी में Su-57 को हम कंसिडर कर रहे हैं और गवर्नमेंट फैसला करेगी। इसीलिए 300% जो है ना एलोकेशन में किया गया। और ये सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ एयरफोर्स के ही नहीं, हमारा SSN का अटैक न्यूक्लियर सबमरीन का है, SSBN जो हमारी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल से उसको आगे बढ़ाने के लिए, थर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए, और ये सारे जो है ना ड्रोन्स हैं और UAVs है, यूकाव है, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स है, इन सबको और AI के साथ जो है ना ICCCS से इंटीग्रेट करके स्पेस कमांड को और स्ट्रेटेजिक कमांड को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आई एम श्योर ये दिस इज़ द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज। पर आगे भी जो है ना हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कमिटेड है इस डिफेंस एलोकेशन को आगे भी बढ़ाएगी। सर आपका फाइनल कमेंट्स? मेरा कमेंट यही है कि गवर्नमेंट इज़ अलाइव टू दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी वेटरन्स, आई वुड से, एंड इट्स अ वेलकम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, and we want the machinery which is looking after this system should take the action in time. तो साथियों, अभी आपने सुना दोनों पैनलिस्ट को कितनी बेबाकी से, खुले मन से, चाहे वो वेटरन्स के वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन से जुड़े मसले हों, सब पे बड़े बेबाकी से अपने विचार रखे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने वैल्यूएबल विचार हमारे व्यूवर्स के लिए रखे।